पार्ट 2 नोवा। मैं शाम को करीब 7 बजे अपनी लास्ट मंजिल पर पहुंची। सूरज अभी भी डूबा नहीं था। यह 9 बजे तक नहीं डूबेगा। मुझे बाहर निकलकर अपने पैरों को फैलाना, समुद्र की गर्म खुशबू को सूंघना और समुद्र के किनारे से आने वाली ठंडी हवा को महसूस करना अच्छा लगा। मैंने काफी समय से समुद्र का किनारा नहीं देखा था और मुझे इसकी याद आ रही थी। स्कूल समुद्र से बहुत दूर था और मैं जितना हो सके अपनी माँ के घर से दूर रहती थी। हमारा रिश्ता अब वैसा नहीं रहा और भले ही कई महीने बीत गए हों, लेकिन हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया था। हम कभी कभी बात करते थे, लेकिन जब बातचीत उन मामलों पर आ जाती थी जिनमें मेरी दिलचस्पी नहीं थी, तो मैं बस फोन काट देती थी। जेना स्टेशन के सामने अपनी सफेद कन्वर्टेबल में मेरा इंतजार कर रही थी। जब उसने मुझे देखा तो वह बाहर निकली और मेरी तरफ दौड़ी। मैं भी दौड़ती हुई उसकी तरफ चली गई और हम सड़क के बीच में गले मिले और उछल कूद की। तुम यहां हो? मैं यहां हूं। मैं शादी करने जा रही हूं। तुम शादी करने जा रहे हो। हम तब तक हंसते रहे जब तक कि पास से गुजरने वाली गाड़ियां हमें अपने रास्ते से हटने के लिए हॉर्न नहीं बजाने लगीं। जब हम कार में बैठे तो उसने तुरंत मुझे वह हर चीज बताई जिसे लेकर वह तनाव में थी और शादी वाला दिन आने से पहले हमें क्या करना है। हमारे पास साथ बीतने के लिए सिर्फ कुछ दिन ही होंगे, क्योंकि जल्द ही दूसरे मेहमान आने वाले थे। उसके सबसे करीबी दोस्त उसके परिवार के घर पर रहेंगे और बाकी सभी के पास या तो हैम्पटन में अपना घर था या वे इलाके में दोस्तों के साथ रहेंगे। और यहाँ घर से मेरा मतलब हवेली से है। जेना नहीं चाहती थी कि लोगों को उसके कारण बाहर जाना पड़े, इसलिए उसने छुट्टियों का मौसम चुना, क्योंकि उसके जानने वाले आधे लोग पहले से ही वहां होंगे। अगर हैम्पटन में नहीं तो फिंगर लेग्स या मेन में। मैंने एक घूमने का प्लान बनाया है नोवा। हम 100% शांत रहने की बात कर रहे हैं। हम समुद्र तट पर लेटेंगे, स्पा में जाएंगे, मार्गरेटा पियेंगे और बस इतना ही। मैं कोई बेवकूफी भरी बैचलरेट पार्टी नहीं करना चाहती। मैं आराम करना चाहती हूँ और मैं ऐसा करने जा रही हूँ। मैंने सिर हिलाया और मेरी नजर आसपास के माहौल पर घूमी। हे भगवान, वह जगह बहुत खूबसूरत थी। मुझे लगा कि मैं कॉलोनियल पीरियड में वापस चली गई हूँ। शहर के घर सफेद ईंट के थे, जिनकी छतें सुंदर ढलान वाली थीं और सामने के बरामदे में झूले लगे हुए थे। मैं एलए, उसके खेत मालिकों और स्पेनिश मिशन रिवाइवल के साथ इतनी बिजी हो गई थी कि मैं भूल गई थी कि यह जगह कितनी खूबसूरत हो सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मैंने विशाल प्लॉट्स पर ग्रैंड एस्टेट्स को देखना शुरू कर दिया। जेना समुद्र की ओर जाने वाली एक दूसरी सड़क पर मुड़ गई और मैंने दूर एक सफेद और मिट्टी के रंग की हवेली की ऊंची छत देखी। मैंने जेना से कहा, मुझे बताओ कि यह तुम्हारा नहीं है। जेना ने हंसते हुए ग्लव बॉक्स से रिमोट निकाला। उसने एक बटन दबाया और विशाल बाहरी गेट बिना आवाज के खुल गया। वहां उसका समर होम था, आलीशान और प्रभावशाली। यह न्योक्लासिकल शैली में बना था, पुराने जमाने का लेकिन शानदार। एक ऐसी लैंड पर जो समुद्र के ऊपर थी। कार से भी मैं लहरों की आवाज सुन सकती थी। गैरेज तक जाने वाली सड़क पर हल्की रोशनी थी, जिसमें कम से कम 10 कारों के लिए जगह थी। यह सफेद ईंटों से बना एक ढांचा था, जिसमें विशाल स्तंभों से घिरा एक पोर्च था। आसपास के बगीचे इतने हरे थे कि मैंने सदियों से नहीं देखे थे, और 200 साल पुराने ओक के पेड़ थे जो हमें बधाई देने के लिए झुके हुए लग रहे थे। तुम यहाँ शादी कर रही हो? जीसस, जेना, ये अद्भुत है, मैंने कहा। मेरी आंखें उसके घर से हट ही नहीं रही थीं और ऐसा नहीं था कि मैं ऐशो आराम की आदी नहीं थी। मैं लीस्टर विला में रहती थी, लेकिन यह सब बिल्कुल अलग था। यह जादुई था। वास्तव में यहाँ ना शादी नहीं करने जा रही हूँ। पहले तो यही प्लान था, लेकिन जब मैंने अपने पापा से बात की तो मुझे एहसास हुआ कि वे चाहते थे कि मैं ऐसी जगह शादी करूं जिसके बारे में हम हमेशा बात करते थे। 1 घंटे की दूरी पर एक अंगूर के बगीचे में, जहां वे बचपन में हमेशा मुझे ले जाते थे। हम वहां घोड़े पर सवार होकर जाते थे और मुझे याद है कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि वे मुझे वहां मेरी शादी की ड्रेस में देखना चाहते हैं। एक ऐसी जगह है जो लगभग एक तरह से मंत्रमुग्ध कर देने वाली है, जिसका मैं वास्तव में वर्णन नहीं कर सकती। मैं मुश्किल से 10 साल की थी, लेकिन मुझे याद है कि मैं वहां शादी करके राजकुमारी बनने का सपना देखती थी। पापा को यह अभी भी याद है, लेकिन यह इससे ज्यादा सुंदर है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हें यह पसंद आएगा।
वहां बहुत से लोग शादी करते हैं। हम सीढ़ियों पर चले गए और पोर्च तक 10 सीढ़ियां चढ़ गए। मेरे पैरों के नीचे लकड़ी की आवाज धीरे से चरमरा रही थी। यह मेरे कानों के लिए संगीत था। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अंदर क्या था। आपने लकड़ी के फर्श के साथ उस विशाल स्थान में दीवारों पर शायद ही ध्यान दिया हो। बीच में कई सोफे एक आधुनिक चिमनी के चारों ओर थे। एक तरफ अलंकृत बुकशेल्फ और आर्म चेयर दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ी के बगल में खड़े थे, जहां एक रेलिंग से नीचे की जगह का नजारा देखा जा सकता था। यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, जेना? जेना ने अपना ब्लेजर एक सोफे पर लटकाया और मुझे रसोई में ले गई। यह भी बहुत बड़ा था, जिसमें आलीशान पीली कुर्सियों के साथ बैठने की जगह और नाश्ते का कोना था। चौड़ी खिड़कियां पीछे की ओर खुलती थीं। पीछे समुद्र का किनारा था, जिसकी बेदाग सफेद रेत थी और बहुत ही अट्रैक्टिव एक बड़ा स्विमिंग पूल। चलो देखते हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 10, तुम, मैं, लायन और निक को मिलाकर। बाकी जिनके पास में घर नहीं है वे पानी के किनारे एक होटल में रह रहे हैं। जब मैंने निक का नाम सुना तो मैंने खिड़की से बाहर देखा और सिर हिलाया, उसे यह दिखाने से रोकने की कोशिश की कि निक के बारे में उसकी बातें मुझे कितना प्रभावित करती हैं। लेकिन उसने नोटिस किया और रेफ्रिजरेटर से अदरक की 2 बोतलें लेने के बाद मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, नोवा, 10 महीने हो गए हैं। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए अभी भी पेनफुल है और मैंने तुम दोनों के लिए इतना लंबा इंतजार किया क्योंकि मैं अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों के बिना शादी नहीं करने वाली थी। मेरा यह मतलब है कि शायद तुम दोनों बीच सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है, जेना और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी और यह नहीं कहूंगी कि मैं इससे आगे निकल गई हूं और मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि यह सच नहीं है। लेकिन हम दोनों जानते थे कि किसी न किसी समय ऐसा होना ही था। हम मूल रूप से परिवार हैं। यह सिर्फ टाइम की बात है कि हमें फिर से एक दूसरे का चेहरा देखना होगा। जेना ने सिर हिलाया और मुझे दूसरी तरफ देखना पड़ा। मुझे वह पसंद नहीं आया जो मेरी आंखों ने दिखाया। मैं अपने दर्द को संभाल सकती थी। मैंने ऐसा किया था और मैं इसे दिन ब दिन करती रहूंगी। मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं थी। मैंने हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया था और टूटे हुए दिल के साथ अकेले रहना मेरी सजा थी। जेना ने मुझे मेरा कमरा दिखाया। मैं वहां आकर खुश थी। मैं थक गई थी। उसने मुझे गले लगाया और मुझे दिखाया कि शॉवर कैसे काम करता है। और जब वह जा रही थी तो उसने चिल्लाकर कहा कि मुझे आराम करना चाहिए क्योंकि अगले दिन बहुत काम था। मैं मुस्कुराई और जब वह चली गई तो मैंने पानी का नल खोल दिया, एक आरामदायक गर्म स्नान के लिए। मुझे पता था कि अगले कुछ दिन कठिन होंगे। मुझे जेना के लिए अपना धैर्य बनाए रखना होगा ताकि वह यह न देख सके कि मैं कितनी टूटी हुई हूं। उस आने वाले वीक में मुझे ऑस्कर के लायक एक्टिंग करने की आवश्यकता होगी, न केवल जेना के लिए बल्कि निक के लिए भी, क्योंकि वह मेरी कमजोरी को देखेगा और मेरे दिल और आत्मा को चोट पहुंचाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। मैं सुबह जल्दी उठ गई। मैं खुले पर्दों से चमकते सूरज की रोशनी से जाग गई। जब मैंने बाहर देखा तो समुद्र की लहरें मुझे गुड मॉर्निंग कह रही थीं। हम समुद्र के इतने करीब थे, मैं अपने पैरों के बीच रेत को लगभग महसूस कर सकती थी। मैंने बिकनी पहनी और रसोई में गई। वहां मैंने देखा कि जेना जाग चुकी थी और एक औरत से बात कर रही थी जो उसके सामने बैठी थी और कॉफी पी रही थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे दोनों मुस्कुराईं। नोवा, यहां आओ, जेना ने खड़े होकर मेरा हाथ थामते हुए कहा। मैं इनसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराती हूँ। वह औरत बहुत सुंदर थी, एशियन और बेदाग भूरे बालों वाली। वह सुंदर थी। उसका वर्णन करने के लिए यही सबसे अच्छा शब्द था। एमी है, मेरी वेडिंग प्लानर। मैंने उससे हाथ मिलाया और मुस्कुराई। एमी ने मुझे एक सहमति भरी नजर से देखा और अपने पर्स से एक बुकलेट निकाली। जल्दी जल्दी और कॉन्फिडेंस से पन्ने पलटे। जेना ने मुझे बताया था कि तुम सुंदर हो, लेकिन अब तुम्हें देखकर दुल्हन की सहेली की ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैं मुस्कुराई और शर्मा गई, जबकि जेना मेरे बगल में बैठी थी, टोस्ट का एक टुकड़ा खा रही थी। अब सुनो, मुझे अपनी शादी में सबसे अच्छी दिखना है। उसके मुंह में टोस्ट भरा होने के कारण मैं उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे पता था कि वह मजाक कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी भी भीड़ में अलग दिख सकती थी। एमी ने मुझे एक फोटो दिखाते हुए कहा, देखो नोवा,
ये तुम्हारी ड्रेस है। ये वेरा वेंग थी, बहुत खूबसूरत, लाल, वी कट और पीछे की ओर सेक्सी तरीके से क्रॉस किए गए 2 पतले स्ट्रैप। तुम्हें पसंद है? मैं कैसे ना कर सकती थी। जब जेना ने मुझे दुल्हन की सहेली बनने के लिए कहा तो मैं लगभग रो पड़ी, लेकिन हमने एक समझौता किया। अगर मैंने हाँ कहा तो उसे मेरे लिए एक ऐसी ड्रेस ढूंढनी होगी जिसमें मैं बहुत सुंदर दिखूं, और उसने मेरी रिक्वेस्ट को सीरियस तरीके से लिया। अन्य दुल्हन की सहेलियां कौन हैं? मैंने पूछा। अपनी आंखें तस्वीर से हटाना मुश्किल था। जेना मुस्कुराई। मैंने सिर्फ एक ही ड्रेस लेने का फैसला किया। उसने मान लिया और मैं सुन रह गई। रुको, क्या? मैंने आश्चर्य से कहा। तुम्हारी चचेरी बहन जेनिना या जेनोरा या उसका जो भी नाम है, उसके बारे में क्या? जेना पलटी और फ्रिज की ओर चली गई, जबकि एमी ने हमें अनदेखा किया। वह फोन उठाते समय साफ सुनने के लिए रसोई के एक कोने में चली गई। जेना ने स्ट्रॉबेरी और दूध लिया और उन्हें काउंटर पर रख दिया। ब्लेंडर से जग लेने और खुद के लिए शेक बनाने के लिए मुड़ते समय उसने कंधे उचकाए। जेनिना को सहन नहीं किया जा सकता है। मेरी माँ ने उसे मेरी मेड ऑफ ऑनर बनाने के लिए मुझे लगभग मजबूर किया, लेकिन मैं नहीं मानी। और जब मैंने कहा ठीक है, वह दुल्हन की दूसरी सहेली बन सकती है, तो उसने महसूस किया कि 2 एक से भी ज्यादा अजीब लगेंगी, इसलिए उसने हार मान ली। हमें इसे एब्सेंस रखने की जरूरत है, ये उसके शब्द थे। मैंने अपनी आंखें घुमाई। बढ़िया, अब मुझे यह सब अकेले ही करना था। सैकड़ों मेहमानों के सामने खड़ा होना था और मेरे दुर्भाग्य में कोई भी भागीदार नहीं था। वैसे भी तुम्हें पता है, लायन का वहां सिर्फ एक ही दोस्त होगा, इसलिए मुझे इसके अजीब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगेगा कि हमने इसे इसी तरह से प्लान किया है। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि मेरे दोस्त ने क्या कहा, ब्लेंडर की आवाज ने कमरे को भर दिया, मेरे विपरीत विचारों को दबा दिया। रुको, उसका वहां सिर्फ एक ही दोस्त होगा, और अगर यही बात लायन के लिए भी लागू होती है? जेना, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मैं उठकर रसोई की तरफ गई। वह ब्लेंडर को घूरने में व्यस्त थी। मैंने ब्लेंडर को बंद कर दिया और वह मेरी ओर देखने के लिए मुड़ी। क्या मैं मेड ऑफ ऑनर हूं? उसके चेहरे पर एक दोषी भाव था। मुझे खेद है नोवा, लेकिन लायन के पापा नहीं है, और जाहिर है कि तुम जानती थी कि निक उसका सबसे अच्छा दोस्त होगा। अगर लायन के पिता वहां नहीं हो सकते तो मैं अपनी माँ को वहां पर कैसे रख सकती हूँ? यह सही नहीं लगेगा। इसलिए हमने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को हमारे साथ खड़ा करने का फैसला किया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या तुम्हें पता है कि तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? न केवल मुझे निकोलस के साथ चर्च में जाना होगा, बल्कि हमें यह इंश्योर करने के लिए भी सहयोग करना होगा कि सब कुछ प्लान के अनुसार हो। इसका मतलब था कि रिहर्सल के साथ साथ फंक्शन में भी एक दूसरे को देखना पड़ेगा। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने यह मान लिया था कि जेना ने किसी और को मेड ऑफ ऑनर चुना है, और मुझे लगा कि मैं निक को दूर से देखूंगी। मैं एक ही कमरे में रहूंगी और हमें एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी होगी। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरे समारोह में, यहाँ तक कि बाद में डिनर के दौरान भी, उसके साथ फंसी रहूंगी। जेना ने मेरे हाथ पकड़े और मेरी आंखों में देखा। यह बस कुछ ही दिन है नोवा, उसने कहा, एक ऐसा शांत भाव व्यक्त करने की कोशिश करते हुए जिसे मैं लाखों सालों में भी महसूस नहीं कर पाऊंगी। तुमने पन्ना पलट दिया है। महीने बीत गए हैं, सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, तुम देखोगे। तुमने पन्ना पलट दिया है। उसका मतलब शायद उसी से था, क्योंकि मैं लगातार सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी ताकि मैं सतह पर आ सकूं, हालांकि थोड़े समय के लिए। मूवी का अगला पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें।